नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। स्टेज पे तशरीफ फरमा शहर की मारूफ कदीम कामयाब सियासी शख्सियत अलहाज यूनुस ईसा साहब, मुखय्यिर कौम व मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब, तमाम कारपोरेटर हजरात, तमाम ही हमसे मोहब्बत रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले और इस शहर के मुस्तकबिल को रोशन देखने की चाहत रखने वाले, आज के इस मीटिंग में तशरीफ फरमा सभी हजरात। 2009 से 14 के दरमियान महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। 2007 में हमने सियासत में कदम रखा था और मुझे इस बात के बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं दारुल इफ्ता में बैठा हुआ था और एक जोड़ा बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत दारुल इफ्ता में आए और दरवाजे के बाहर बैठ गए। उनसे पूछा गया कि बात क्या है, तो उनको अंदर बुलाया गया। जो लोग मसले मसाइल जानने के लिए आए थे, उनकी मौजूदगी में पहले मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगे कि इनके सामने बात नहीं कर सकते। तो जो लोग बैठे थे मैंने उनका काम निपटाया और उसके बाद उस बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत से मैंने पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम आगरा रोड के इस पार आयशा नगर पुलिस स्टेशन के आसपास रहते और रात में लोग रिक्शा लेके आते हैं और मेरी बेटी को ले जाते हैं और सुबह होते उसे मेरे घर वापस छोड़ जाते। समाज में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, पुलिस स्टेशन में कोई हमारी सुनवाई नहीं है, हमारा कोई बेटा नहीं है। हालात से हम मजबूर हो गए। आप यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मालेगांव में ऐसा जंगल राज। जब इस मामले में मैंने तहकीक करना शुरू की तो मुझे बताया गया कि मेडिकलों से 200 निरोध के पैकेट खरीदे जाते हैं। जाहिर बात है ये इतनी संगीन बात थी कि ये बात बगैर तहकीक के नहीं कही जा सकती थी। मैंने जानकारी ली, जिस मेडिकल का नाम लिया गया उस मेडिकल पर जाकर के मैंने जब पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इनके वर्कर आते हैं और 200 पैकेट लेकर के जाते हैं। हमें फैसला लेना पड़ा कि अगर शहर इस रुख पर जा रहा है और इस तरह की मजलूम और बेकस लोगों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ ज्यादती होती है, तो इसका सद्देबाज जरूरी है। हमने सियासत में कदम रखने का फैसला किया। हमारे साथ कोई नहीं था, एक अल्लाह की जात थी। हमारी नीयत अच्छी थी। हम दारुल इफ्ता से उठे, दारुल उलूम मोहम्मदिया के गेट से बाहर आए, केदवाई रोड पर कदम रखते ही हम सियासत में दाखिल हो गए। और आपको ये बात बता दूं कि 1.5-2 महीने की मेहनत में हमने कारपोरेशन में अपने 28 कारपोरेटर पहुंचाए। पूरा महाराष्ट्र हैरत कर रहा था
और लोग ये समझने लगे थे कि अब ये सियासी पार्टी तीसरा महाज पूरे महाराष्ट्र में लेकर के निकलेंगे। लेकिन हमने तो मालेगांव के लिए सियासत में कदम रखा था, इसलिए हम अपना तीसरा महाज लेकर धूलिया भी नहीं गए। हमने मालेगांव के लिए सियासत की थी और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें ताकत अता की। हमने इस बात की कोशिश की थी कि हमारे साथ ऐसे लोग चुन करके आए जो शहर की भलाई, शहर की तरक्की, शहर का विकास अपने सामने रखते हो। लेकिन हम जिस अच्छे खानदान में जाते थे, जिस अच्छे शख्स के पास जाते थे, वो शख्स माजरत कर लेता था कि मुफ्ती साहब ये हमारा काम नहीं। आप सोचो, लोगों की सोच ये बन गई थी कि इस फील्ड में वही लोग रहेंगे जो जिना के आदी हों, जो दारू पीने के आदी हों, जो जुआ खेलने के आदी हों। ये हम लोगों का काम नहीं है। हम कोशिश करते रहे कि अच्छे से अच्छे लोगों को ले करके आए, लेकिन कहते हैं ना, बुराई में बहुत ताकत होती है, बुराई में बहुत ताकत होती है और बहुत आगे उड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अंजाम अगर आप देखोगे तो अंजाम सच्चाई और अंजाम और हकीकत हमेशा हक पर रहने वालों के साथ होता है। 2009 में हमें चैलेंज किया गया, माँ का दूध पिए होंगे तो खुद आओ मैदान में, क्या इसको उसको आप जो है इलेक्शन लड़वा रहे हो, 5 करोड़ रुपया खर्च करने की ताकत होगी तो आओ मैदान में। रमजान का महीना था, मस्जिद की इमामत, कुरान पाक तरावी में सुनाना, वो एक सहम। ऐसे हालात में चैलेंज किया गया। मैंने अपने साथियों से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। साथियों ने हिम्मत नहीं बढ़ाई, बल्कि साथियों ने ऐसी बात कही जिससे हिम्मत खत्म हो जाए। जाहिर बात है, उनके सामने भी इनका किरदार था। ये जो कुछ करते थे साथियों को पता था। कहने लगे मुफ्ती साहब अपने हार जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर हम हार गए तो क्या हमें फांसी की सजा हो जाएगी या उम्र कैद के लिए हमें उम्र कैद के साथ जेल में डाल दिया जाएगा? तो कहने लगे कि ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा अगर हार जाएंगे तो मैदान में आने के बाद मुकाबला आराई हो तो जीत और हार ही होती है। और इतना हौसला और हिम्मत है कि हारने के बाद भी हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, घर में घुस के 24 घंटा दारू पी करके नहीं पड़े रहेंगे। हिम्मत है, हारने का हौसला है। और मैंने कहा कि भाई हमने माँ का दूध तो पिया है और 5 करोड़ रुपया पैसा खर्चा करके अगर कोई इलेक्शन जीतता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम बगैर पैसे का इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत करके बताएंगे। हमने मालेगांव के लोगों को आवाज दी, उनके ज़मीर को जगाया, शहर में क्या हो रहा है उन्हें बताया और उनका साथ मांगा। और हमने उनसे ये गुजारिश की कि अगर आपको हमारी बात से इत्तेफाक है तो जब वोट का दिन आएगा तो अपने ज़मीर की आवाज पर हमें वोट देना। और आज अगर आपने फैसला कर दिया है कि आप हमारे साथ रहेंगे तो आप हमें 1 रुपया देना। शहर के लोगों ने 84,000 रुपया दिया, उससे जायद। हमको अंदाजा हो गया कि हम इंशाअल्लाह जीत जाएंगे। रिजल्ट हमको महसूस होने लगा, लेकिन हमने अपनी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मालेगांव का एक एक मोहल्ला, एक एक गली और एक एक घर हमने जाने की कोशिश की। और शायद आपको पता होगा कि हम शेख रशीद के घर भी वोट मांगने गए थे, निहाल साहब मरहूम के घर भी वोट मांगने के लिए गए थे। जब हम शेख रशीद के घर गए तो उनके एक साहबजादे कहने लगे कि हमको वोट दो। मैंने कहा मेरे घर मांगने आओ, मेरे घर मांगने आओ।
मुझे वोट चाहिए और आपके घर वोट है तो हम वोट मांगने के लिए आए। आपका हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है। 2009 में इस शहर के लोगों ने जिस तरह नवाजा, पूरे मुल्क में एक तारीख बनी, पूरे मुल्क में एक तारीख बनी कि हमने लोगों के दरमियान अपील की कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना और अपनी मेहनत और हलाल कमाई से 1 रुपया देना। लोगों ने दिया और मालेगांव के लोगों ने एक तारीख बनाई। 2009 में चुनकर आए, 14 तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। जब हम उनसे काम के लिए एक्स्ट्रा फंड मांगने जाते थे तो ये वहां जाके कहते थे, कांग्रेसी थे, ये वहां जाकर के उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको कहते थे कि इनको एक्स्ट्रा फंड देना नहीं वरना पार्टी का नुकसान होगा, इनका नाम होगा, हमारी पार्टी का नुकसान होगा। तो 2009 से 14 के दरमियान जो 2 करोड़ रुपया फंड मिलता था उसके अलावा 1 रुपया फंड मुझे नहीं मिला। ये इनकी कारस्तानी थी। 2014 में मैं इसी बुनियाद पर इलेक्शन हारा कि इन्होंने कहा कि इनको काम करना नहीं आता। इन्होंने क्या किया है, 5 साल का हिसाब देना। जीत और हार नसीब और मुकद्दर से है, लेकिन जीत के भी कुछ असबाब होते हैं और हारने के भी कुछ असबाब होते हैं। जाहिर बात है 5 साल में हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाए थे। 2 करोड़ रुपया ऐसा होता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हम शहर में क्या करते, इलेक्शन हार गया मैं, लेकिन मैं घर में नहीं बैठा, मायूस नहीं हुआ, अपना काम करता रहा। जोहर से पहले अजान हो रही थी, रिजल्ट आया कि मैं हार गया तो मैं अपने काम से चला गया मस्जिद, इमामत करता था, नमाज पढ़ाने चला गया। पूरी मस्जिद के लोग सर उठाकर मुझे देख रहे थे। लेकिन अल्लाह का एहसान है, जीत और हार नसीब मुकद्दर से है और ये हमारी रोटी रोजी नहीं है। हमें कोई मलाल नहीं था, पहले दिन से काम से लगे। 2014 का इलेक्शन हारने के बाद 2019 का इलेक्शन लड़े। आवाज आ रही थी दूर दूर तक हमारे मुकाबले में नहीं है, 50,000 वोट से हराएंगे। उल्टा हो गया मामला, 38,000 वोट से खुद हार गए और इंशाअल्लाह अभी 50,000 वोटों से ज्यादा से इंशाअल्लाह हराएंगे। वजह उसकी ये है कि लोग काम मांगते। आपने जिन उम्मीदों से मुझे चुन करके दिया था, एमएलए का काम रोड बनाना नहीं है, एमएलए का काम गटर बनाना नहीं है, एमएलए का काम लाइट नहीं है, एमएलए का काम पानी की पाइपलाइन गली गली में बिछाना नहीं है। ये सब काम कारपोरेशन का है। मालेगांव कारपोरेशन 500, 700, 800, 900, 1000 करोड़ रुपए का बजट रखती है। ये हमसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपको हिसाब देना चाहता हूं और आगरा रोड के इस तरफ का हिसाब दूंगा, पूरे शहर का नहीं। 2 करोड़ के बजट से 1000 खोली पहली गली का रोड हमने बनाया, जो सईद इलाहिया मस्जिद वाली गली, जहीर अशरफ वाली गली, हाजी टेलर के पीछे वाली गली और सखावत होटल से आबिद सोडे वाले तक का रोड, वो जो मैदान है, 2 करोड़ रुपए में हमने ये काम किया। 1.25 करोड़ रुपए के बजट से ये सलाम चाचा रोड का काम हुआ है। 75 लाख रुपए के बजट से मासूम साइजिंग से मुफ्ती आजम मस्जिद तक रोड बना। आयशा नगर कब्रिस्तान के बाजू वाला रोड जो रमजानपुरे की तरफ जाता है वो रोड बना। 30 लाख रुपए के बजट से सूफिया मस्जिद से आयशा नगर कब्रिस्तान गेट तक रोड। 60 लाख रुपए के बजट से
आयशा नगर कब्रिस्तान में अशरफी जनाजा हाल, लाइट पोल, 50 लाख रुपए के बजट से सर्वे नंबर 57 में 2 गलियों का काम और हुमैदुल नियादी मस्जिद के पास की 3 गलियों का काम हमने किया। 20 लाख रुपए के बजट से हुसैन सेठ कंपाउंड में सीमेंट कंक्रीट रोड हमने बनाया। 20 लाख रुपए के बजट से सूरत साइजिंग वाले रोड, ये काम इफ्तिताह हुआ, शुरू हो गया है। आगे जो होने वाला काम है कि 1 करोड़ 22 लाख रुपए के बजट से गोंदबाड़े से शिकारी चौक तक और शिकारी चौक से पहलवान स्वीट सेंटर तक रोड बनेगा। 1 करोड़ के बजट से मुफ्ती आजम मस्जिद से 1 करोड़ रुपए के बजट से मासूम साइजिंग से कुसुम्बा रोड तक और नैयर चौक से जरवाला के कारखाने तक, जिसको ठंडी सड़क कहते हैं, वहां तक रोड बनेगा। और जफर इकरा वाली सामने जो गली है वो भी इंशाअल्लाह बनेगी। शाबान नगर अशरफी मस्जिद वाली गली बनेगी। ये काम वर्क ऑर्डर हो चुका है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक एमएलए होने की हैसियत से ये हमारा काम नहीं था। हमारा काम तो ये था कि टेहरे चौखुल्ली से लेकर के 40 गांव फाटे तक 166 करोड़ रुपया 166 करोड़ रुपया हमने मंजूर करवाया है, जिसमें दोनों साइड से सर्विस रोड बनेगी और 3 फ्लाईओवर बनेंगे और अंडरग्राउंड पास रास्ता बनेगा। ये एमएलए का काम। हमने एमएलए होने की हैसियत से तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पानी की पाइपलाइन 40 साल पुरानी थी, जो सड़ गई है, उस नई पाइपलाइन के लिए हमने 145 करोड़ रुपया मंजूर करवाया। दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशिया ने। मालेगांव के लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि काम की बुनियाद पर कोई नहीं जीतता। काम की बुनियाद पर कोई नहीं जीतता, बल्कि लोगों को जो झांसा दे दे वो जीतता है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर 300 करोड़ रुपया 2 बड़े कामों के लिए हम लाए हैं, तो कमोबेश 100 करोड़ रुपया हमने शहर की तामीर और तरक्की के लिए भी हम लेकर के आए। अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है और हमने अपने पहली मीटिंग में ये बात कही थी कि गधे 1.5-2 महीने से दौड़ रहे और हम उनके साथ दौड़ना नहीं चाहते थे। हम इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान होगा तो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ इतनी शिद्दत से अगर बोला जाए जैसे बोला जा रहा है तो लोग उसे सच मान लेते। हमको मैदान में आना पड़ा। ये मीटिंग पर मीटिंग, बागबानों की मीटिंग, बूढ़ों की मीटिंग, जवानों की मीटिंग, बच्चों की मीटिंग, फकीरों की मीटिंग, सब मीटिंग ले रहे। मुझे जब इन्होंने बूढ़ों की मीटिंग ली, ये वो लोग थे जो मरहूम शेख रशीद साहब के साथ रहते थे, उठते बैठते थे। आज उन बूढ़ों को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा सब तो हम करते, तुमको हम संभालते हैं। इस तरह की जो बातें कही गई, तुम्हारे हॉस्पिटल का खर्चा, तुम्हारे घर का खर्चा, तुम्हारी बीड़ी का खर्चा सब हम करते। वो भी हैरान हो गए कि शेख रशीद हमको क्या देते थे वो हमको मालूम, उन पैसों से हम क्या करते थे हमको मालूम। मरहूम शेख रशीद का हाथ अच्छा था और खुला हुआ हाथ था। आज मालेगांव में उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेख रशीद ने हमको इतना पैसा दिया, बेटी की शादी थी तो इतनी मदद की, घर बनाने का मौका था तो हमारी इतनी मदद की। आज शेख रशीद मरहूम की नेकी को ये एहसान के तौर पर जतला कर भुलाना चाहते। उन बूढ़ों में से कई बूढ़ों ने कहा
कि ये तो ऐसा बुला करके हमसे कह रहे थे कि जैसे पूरे मजमे में हमारा कपड़ा उतार रहे, हमको जलील कर रहे। इस तरह उनको जो है मुखातब किया गया कि उनको जिल्लत महसूस होने लगी। आपने एहसान किया था, आपने नहीं, आपके बाप ने किया था, कम से कम वो नेकी जाए और बर्बाद तो मत करो। आज मरहूम शेख रशीद को जाने के बाद उनको नेकियों की जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है। आप एहसान जतला करके, लोगों को जलील करके अपने बाप की हुई नेकियों को जाय करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुमने क्या किया है वो बताओ। आज तो पूरा मालेगांव तुमको 32 तारीख बोलता है। 32 तारीख समझ रहे ना जी, कभी आती नहीं। 29 तारीख तो 4 साल में एक मर्तबा आ जाती, लेकिन 32 तारीख कभी नहीं आती। लोगों ने इनका नाम रखा है 32 तारीख कि जिससे ले लिया कभी वापस नहीं किया। ये एक पर्ची आई है, मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या गलत है। एक पर्ची आई है और उसमें नाम दिया गया हाजी जहीर अब्बास, मास्टर किराना, अब्बास नगर संडास के पास, और नीचे 2 नंबर लिखे हुए हैं और कहा गया है कि आप तहकीक करना चाहो तो तहकीक कर सकते हो। कहते हैं कि मस्जिद अशफाक मालदा में 2022 में तहाम ताउन का प्रोग्राम था। खालिद हाजी ने मास्टर किराने वाले हाजी जहीर अब्बास से तेल चावल 1,18,762 रुपये का लिया था और आज तक पैसा नहीं दिया। आज तक पैसा नहीं दिया। ये चिट्ठी आई है। और इत्तेफाक की बात, जब जमीयत के खिलाफ खालिद हाजी ने यह इल्जाम लगाया कि ये बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर ये फंडिंग करते हैं, तो हमारी मीटिंग थी जमीयत दफ्तर में, और एक मौलाना, एक मस्जिद के इमाम, वो कहने लगे कि हम लोग मदरसा तजवीदुल कुरान के 20 से ज़ायद असातिज़ा हैं जिन्होंने 10 साल पहले इनसे प्लाट खरीदा था और हमने इनको 10 साल पहले किस्तों में 18 लाख रुपया दिया और आज तक इन्होंने किसी को एक प्लाट भी खरीदी नहीं दी। हमने जब तहकीक की तो मालूम पड़ा कि एक प्लाट 4-4 लोगों को बेचा गया है और आज तक किसी को खरीदी नहीं दी गई। मीटिंग में ये बात आई। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऐलान देना चाहिए कि इनकी तरफ जिसका पैसा बाकी हो हमारे पास आए। मैंने कहा ये काम छोड़, बिल्ली हकाल वाला मामला है, अपने को इस मामले में नहीं पड़ने का। लेकिन ये आवाज़ उनके कान में पहुंच गई। वो मौलाना लोगों को बुलाए और बुला करके उनको 16 लाख रुपये की जगह 22 लाख रुपये की कीमत बता करके उनको खरीदी दे दी। एक का मसला हल हुआ, शायद इसीलिए ये चिट्ठी आई कि इनका भी मसला हल हो जाए। और भी लोग आए हमारे पास, माहदे मिल्लत के असातिज़े किराम, उलमाए किराम, उनके साथ भी यही धोखाधड़ी की गई है। और बताने वालों ने बताया कि जाने दो दीगर असातिज़ा, मुफ्ती हसनैन साहब को भी इन्होंने 4 प्लाट का पैसा लिया, आज तक प्लाट नहीं दिया। और धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले 18 लाख रुपया लिया और 10 साल के बाद 16 लाख रुपये की जमीन 22 लाख रुपये की बता करके दे रहे। उस वक्त का 18 लाख रुपया 10 साल के बाद उसकी क्या कीमत बनती है आप अंदाजा कर सकते। ऐसे 50 वाक़यात हैं। नशे के ताल्लुक से सभी लोगों ने तकरीबन ये बात कही और यही इलाका है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है। कभी आपने सुना होगा खालिद हाजी साहब निकले थे एक टोली लेकर के और कहते थे नशा मुक्त मालेगांव। नशे के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। हम समझ रहे थे कि देर सवेर बिल्ली थैले के बाहर आएगी। जो लोग खुद नशा करते हो उनकी तस्वीरें हैं, उनके वीडियो हैं कि पूरी पूरी बोतल शराब की ऐसे हाथ में ले करके ये
क्या बोलते हो, वीडियो शूटिंग है कि ये जो है खेल रहे हैं और शराब की बोतल हाथ में है वो वीडियो। जो खुद नशा करते हो ये मालेगांव को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। हफ्ता 10 दिन ये शोर रहा और उसके बाद हुआ ये कि जितने नशे का कारोबार करने वाले लोग थे वो सब सरेंडर हो गए और ये उनके साथ कारोबार में पार्टनर हो गए। सबका हफ्ता आने लग गया। जब सब तरफ से हफ्ता आने लग गया तो इनका काम खत्म हो गया। ये यही चाहते थे। आज पूरे शहर में नशे का कारोबार इनकी सरपरस्ती में चल रहा है, गांजे का कारोबार इनकी सरपरस्ती में है, एमडी का कारोबार इनकी सरपरस्ती में है, जितना गुटखे का कारोबार इनकी सरपरस्ती में है। पूरी कौम के मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। और अभी टप्पे टप्पे से हमारे पास धमकी आमेज बात आती रहती है कि बंबई के, थाना के, भिवंडी के जितने वांटेड लोग हैं पुलिस लिस्ट में वो सब मालेगांव में आ रहे हैं और सबकी सरपरस्ती ये कर रहे हैं। मैं बहुत सफाई के साथ कह देना चाहता हूँ, एक दादा की भी दाल नहीं गलेगी, एक दादा की भी दाल नहीं गलेगी। कहते हैं शरीफ आदमी को गुस्सा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो अगली पिछली सारी कसर निकाल लेता है। ये आधा और दादा लोग से हम लोग डरते उड़ते नहीं। जो बुज़दिल होगा, जो गुनहगार होगा, जो 2 नंबरी काम करता होगा, जो खोटे धंधे से पैसा कमाता होगा वो डरेगा। हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं। और मैं ये पैगाम देता हूँ पूरे शहर को कि तुमको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिन खत्म हो गए जब खलील चचा छलांगों से फाख्ता मार लेते थे, यानी खुद कभी कुछ नहीं किए लेकिन छलांगों से फाख्ते मार लेते थे। 2 रिक्शा 4 रिक्शा भर के लोग चले जाते थे। अब वो बात नहीं है। अब तो ये खुद घर से निकलते डर रहे ना। जब इनको कहीं निकलना रहता है तो 50 लोग होंगे कि जहां जाना है वहां तक दो आदमी रास्ते में खड़े रहते। हाँ, रास्ता क्लियर है तो ये वहां से आगे बढ़ते। अगली जगह से फोन आता रास्ता क्लियर है तो आगे बढ़ते। अगर कभी हम तो चाहते कि रास्ते में जो आदमी है वो कभी बोल दे साहब क्लियर नहीं है तो ये वहां से वापस चले जाएंगे। घर के पास 4 आदमी उधर बैठे, 4 आदमी उधर बैठे, 4 आदमी उधर बैठे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रुक रहा है, ऐसी जिंदगी जी रहे और शहर को डराने की बात कर रहे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुल्क में कानून की बालादस्ती है और हमारे शहर में एडिशनल एसपी है और हमारे शहर में कानून की हुक्मरानी है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से किसी ने भी हाथ पांव फैलाया तो आप देख लेना उसका अंजाम क्या होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी ये मीटिंग थी, जलसे की शक्ल में तब्दील हो गई है। हमने मीटिंग का ऐलान किया था, जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता हमने जलसा लेने का प्रोग्राम नहीं बनाया। लेकिन हम भी अपने तौर पर काम कर रहे हैं और अब इनकी हालत तो ऐसी हो गई कि जितना इनको कहना था सब कह चुके। अब जो जलसे में ये 1-1 घंटा तकरीर करते तो वही पीछे की जो कहानी है वही सुनाते रहते। आज इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। बल्कि एक मर्तबा अरे कारपोरेशन में 7.5 साल तक तुम्हारे माँ बाप मेयर रहे, क्या दिया मालेगांव को? हमसे 5 साल एमएलए-शिप का हिसाब मांगते हो? अरे पहले 7.5 साल मेयरशिप का हिसाब दो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कभी आपका आमना सामना हो और हिसाब व किताब की बात हो तो कहना मुफ्ती साहब हिसाब दे देंगे, तुम भी तो दो।
7.5 साल का हिसाब घर भरते रहे और बोगस बिल कागज पे काम बता करके निकालते रहे। तो जाहिर बात है यौमुल हिसाब तो आएगा ना, यौमुल हिसाब सबका आता है। आप यकीन मानो अगर ये 7.5 साल मेयरशिप में काम किए होते तो इनको ये गिड़गिड़ा करके नहीं बोलना पड़ता कि एक बात, गिड़गिड़ा करके नहीं बोलना पड़ता। कहते मास्टर स्टोव, इंतजार है ना आपको। ये कांग्रेस के दर पे जाके नाक रगड़ रहे, दिल्ली के चक्कर पे चक्कर, मुंबई में चक्कर के चक्कर, सब खबर आ जाती, कोई खबर छुट्टी उठती नहीं है। ये अजीत दादा पवार के साथ भी धोखा कर रहे, उनसे सब सेटिंग बटिंग कर लिए थे कि हम आजाद लड़ेंगे, आप इलेक्शन फंड दो, हम चुन करके आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हमने तो पोल खोल दिया और उसके बाद इन्होंने पूरे शहर को यकीन दिला दिया कि मुफ्ती साहब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये खुद ही बोलने लगे अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार। और हम सोचते थे कि ये और बोले ताकि जब हम बोले कि ये अजीत दादा पवार के साथ बीजेपी में जाएंगे। मालेगांव के लोग बीजेपी तो जाने दो, बीजेपी के बाजू में भी आप अगर रहोगे तो आपको वोट नहीं देंगे। और लोकसभा पार्लियामेंट के इलेक्शन में मालेगांव के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में तारीख बनाई है कि बीजेपी के उम्मीदवार को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से 4,527 वोट मिली, यानी 5,000 वोट भी नहीं मिली। और सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,000 से शायद वोटें मिली। मालेगांव ऐसा मिजाज रखने वाला शहर है। आप मालेगांव वालों की वोट लेकर के बीजेपी के साथ बीजेपी में जाओगे, मालेगांव के लोग कभी आपको वोट नहीं देंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम कुछ बोलते उससे पहले ही ये अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार ने अपने चचा के साथ क्या किया आप देख रहे हो। आज बीजेपी के साथ सरकार में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और आप उनके इलेक्शनी फंड से आजाद उम्मीदवारी करके उनके साथ जाओगे और बीजेपी में शामिल रहोगे। मालेगांव के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वक्त हो गया है, जब इलेक्शन आएगा तो इंशाअल्लाह फिर अलहाज यूनुस ईसा साहब की जुबानी आप भी सुनोगे इनके कारनामे। इन्होंने वादा किया था पहले जलसे में कि मैं आगरा रोड के उस पार बोलूंगा, लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तो ये हुआ कि अभी तो इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है, हम लोगों को बोल लेने दो, बच्चों को, जब वाकई बोलना रहेगा फिर आप बोलना। और अलहाज यूनुस ईसा साहब को जो दर्द है वो अब्दुल मालिक का है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद तमाम बच्चों में दादा को अब्दुल मालिक से दिली लगाव है, जज्बाती लगाव। जिस वक्त ये सूरत हाल हुई थी कि अब्दुल मालिक पर फायरिंग हुई, दादा की हालत देखने जैसी थी, हमने करीब से देखा है। इसलिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे सरपरस्त की तकरीर भी आप सुनोगे और आपको पता चलेगा कि क्या बात है। इसलिए आने वाले दिनों में जब इलेक्शन आएगा तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा इंतखाबी निशान पतंग है और पहले दिन से हमारा ये बोलना था, 1000 पार्टियों के लोगों की मेहनत थी कि आप कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ। हमने ऐलान किया था कि हम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन करके आए हैं, आगे इलेक्शन भी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही निशान पर लड़ेंगे। हमने जो ऐलान किया था हम अपने ऐलान पर कायम है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नुमाइंदगी कर रहा हूं और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मुझे देख करके वोट ना दें, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें, आप अपने शहर का मुस्तकबिल देखें। आने वाला दिन मस्जिदों मदरसों के शहर को एक ताबनाक मुस्तकबिल मिले, उसके लिए आप वोट करें।
इनको अगर वोट करोगे ये कहां लेकर के जाएंगे आपको पता भी नहीं। 288 जो मेंबरान असेंबली चुन करके जाते हैं, मैं हाजी अब्दुल माजिद का शुक्रगुजार हूं कि उस हाल में जाने के बाद मैंने दाढ़ी छोटी नहीं की, मैंने कुर्ता छोटा नहीं किया, मैंने सर से टोपी नहीं उतारी। अपनी इसी हैसियत और शनाख्त के साथ मैं असेंबली में रहता हूं और बोलता हूं। आपकी जो हालत है, आपको देख करके फैसला करना मुश्किल होगा कि आप इधर हो कि उधर हो, लेकिन हम अपनी मिल्ली शनाख्त, अपनी मजहबी शनाख्त, अपनी कौमी शनाख्त के साथ और कभी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया कि मेयर बनना है तो पानी बेच डालो, और अगर कोई बोले तो उस पर सीना जोरी, हमारा बस चले तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये उनके ही जुमले हैं, उनकी बात है, हमारी बात नहीं है। आप अगर उनको वोट दोगे, अपने शहर का मुस्तकबिल आप तबाह व बर्बाद कर दोगे। आप अपने बच्चों के लिए, अपने शहर के शानदार मुस्तकबिल के लिए अच्छा फैसला कीजिए। हमने अगर किसी का काम नहीं भी किया, नहीं कर सके, तो हमने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, किसी के फटे में टांग डाला नहीं है, किसी का कारोबार छीना नहीं है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है। हमने कभी किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला है। हो सकता है कि आपका काम हम ना कर सके हो, कोई मजबूरी रही हो, लेकिन हमने आपका बिगाड़ा नहीं है और कभी हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया। ये तो अभी से बोल रहे हैं पेटी बंद होने दो तुम्हारे घर आऊंगा, पेटी बंद होने दो तुम्हारे घर आऊंगा। सुक्खी दे रहे, सुक्खी समझते ना, सुक्खी दे रहे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, अपने दरवाजे पे जो आ जाए वापस नहीं जाना चाहिए। मर्दानगी की बात है, आया दरवाजे पर वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। शहर आपके साथ है, शहर के लोग आपके साथ हैं। मैं यहाँ स्टेज पर आया और आने के बाद अतीक लोखंडवाला साहब ने मुझे GR की ये कॉपी दी। हमने पर्यटन डिपार्टमेंट से फंड मांगा था 5 करोड़ रुपया, तो 5 करोड़ रुपया नहीं मिला, 2 करोड़ रुपया 2 रोड के लिए हमें फंड मिला है, जो आपके इस वार्ड में आगरा रोड के इस तरफ बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते ना तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का लाइसेंस मिल जाता है। तो हमने 5 करोड़ रुपया मांगा था, मिनिस्टर ने हमको 2 करोड़ रुपया दिया और ये GR की कॉपी अतीक लोखंडवाले के जरिए से मिली है। जो साहब ले करके आए थे, मेरी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो इनसे ताल्लुक रखते हैं और उनसे तारुफ अतीक लोखंडवाला ने करवाया था। वो ये GR लाकर मालेगांव दे करके गए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अतीक लोखंडवालों का भी शुक्रगुजार हूँ, और इस मीटिंग की कामयाबी पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अपने तमाम साथियों का और तमाम हाजरीन का शुक्रगुजार हूँ। और ये गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आप मुझे वोट दें, पतंग की निशानी पर आप वोट दे करके अपने शहर के मुस्तकबिल को बनाने और संवारने की कोशिश करें।